हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको। आज हम 10वीं के मैथ पढ़ेंगे। 10वीं के मैथ में अध्याय 1 को पढ़ेंगे। अध्याय 1 में जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 में हमें वास्तविक संख्या दिया गया है। 10वीं के मैथ में अध्याय 1 में वास्तविक संख्या दिया गया है। तो हम जो है ना प्रश्नावली से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि छोटे छोटे बात को जानना अनिवार्य है। अगर दिन हो सकता है आपको वह बात पता हो, ये बात मानते हैं। अगर किसी किसी को नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है। ठीक, तो कहा गया है छोटे कण मिलकर बड़े चीज़ का निर्माण होता है। जैसे छोटे छोटे ईंटें मिलकर के एक बड़े घर का निर्माण होता है, वैसे ही छोटे छोटे बात जानिएगा, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए जो है ना पहले हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत में जो मुख्य बात आता है, जानने योग्य बात आता है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है ना संख्या का भाग है। वास्तविक संख्या संख्या का भाग है। तो देखिए, संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को जो है ना हमको 10वीं के क्लास में ही दे दिया गया है, लेकिन काल्पनिक संख्या का जो है ना अध्ययन हम 11th क्लास में करेंगे। 11th क्लास में ही काल्पनिक संख्या को विशेष रूप में दिया गया है। ठीक, तो हम 10वीं की क्लास में क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम क्या बोले, जो मुख्य बात है, जो जानने योग्य बात है, उसको हम पढ़ेंगे पहले। तो जैसे हो गया कि हमको जानना पता होना चाहिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। डिफिनेशन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन समझा देंगे। हो सकता है आप उसके माध्यम से लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या, ठीक। एक हो जाएगा हमारा सम संख्या, एक हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या। उसके बाद जो कि 10वीं की क्लास में भी आई है, वे है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। उसके बाद है हमारा अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या आप सीख गए तो अपरिमेय संख्या बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, इतना बात जानना आपको अनिवार्य है। तो ये जो हम जानेंगे, परिभाषा तो नहीं देंगे, लेकिन इस समझा देंगे, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ पता हो पहले से ही होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? ऐसा संख्या जिसे हम p/q के रूप प्राकृत संख्या है। गिनती के सारे संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती के सारे संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो अब गिनती कैसे करते हैं? अगर कोई आपको कह दे कि आप गिनती गिनिए, ठीक, काउंटिंग कीजिए, तो आप ये तो नहीं बोलिएगा 0 1 2 3 4 5, नहीं बोलिएगा। आप बोलिएगा क्या? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बोले ना हम 1 2 3 4 5 6, यही हो गया हमारा प्राकृत संख्या। क्या हो गया? ये हमारा प्राकृत संख्या हो गया। तो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, ये हमारा प्राकृत संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? यदि हम प्राकृतिक संख्या में जो हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, इसमें अगर हम सिर्फ शून्य को शामिल कर दें तो वे हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। तो क्या करना है हमें? प्राकृतिक संख्या में मात्र हम शून्य को शामिल करेंगे। तो शून्य को शामिल कर दिए, ये हमारा क्या चीज़ बन गया,
पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? देखिए, पूर्णांक संख्या को समझने के लिए जैसे हम यहाँ ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो गया। तो इसमें जो पूर्णांक संख्या में शून्य तो होगा ही, शून्य तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे हम लिख लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, मात्र इतना ही लिखे, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे एक स्थान पर क्या है, अंकों का समूह है, अंकों का समूह है। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि ये सारे धनात्मक हैं, ये सारे के सारे क्या है, धनात्मक हैं। तो अगर दीदी कहीं पर आपको अंकों का समूह मिल जाए और वे एक ही रूप में हो, अर्थात वे धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, तो उसे हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो इसमें मतलब पूर्णांक क्या कहता है कि किसी चीज़ में 2 का पूर्णांक हो गया, किसी चीज़ में कॉमन बात हो ना, मतलब जो कि सारा चीज़ में मिलता है। तो इसमें क्या मिलता है कि सारा सारा धनात्मक है, ये चीज़ मिलता है। अगर दी हम नीचे लिख दें -2 -4 -5 -6, ये लिख दें, तो इसमें कॉमन बात क्या आ गया कि ये सारा का सारा माइनस में है, ये सारा का सारा क्या है, माइनस माने कि ऋणात्मक है। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ, पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या। और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, मतलब इस दोनों के बीच में हम लिख सकते हैं शून्य को, ठीक। इन सभी को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे, मात्र ये अलग होना चाहिए, ये भी अलग होना चाहिए, ठीक। मतलब इसमें कॉमन बात पकड़ होना चाहिए। अगर देखिए कोई भी हमें अंक का समूह मिला, उसमें कॉमन बात पकड़ना है कि धनात्मक है या वह ऋणात्मक है। ये इसमें कॉमन बात ये है कि ये सारे के सारे अंक जो लिखा हुआ है एक समूह में है, वे धनात्मक है। ये सारे के सारे नीचे में जो अंक हैं वे समूह में हैं, लेकिन वे ऋणात्मक हैं। तो इस तरह से इस सिचुएशन में अगर कोई भी अंकों का समूह मिले तो उसे हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो इसका उदाहरण में हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी से लेकर करके इन्फिनिटी तक, ठीक। माइनस में प्लस में, ठीक। इसमें कॉमन आ गया 0, ठीक। इतना बात याद रखना है। अब उसके बाद आता है क्या, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या उसे बोलेंगे ऐसा संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अर्थात कोई भी अंक हमें दिया गया है, जैसे 80 हो गया, 60 हो गया, 12 हो गया, ठीक। ये जो दिया गया है, यदि 13 हो गया, 21 हो गया और 42 हो गया, ठीक। यदि इसमें से जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। अगर जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा उसे हम विषम संख्या बोलेंगे। जैसे इसमें हम 2 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से हमें 40 से कट जाएगा, ठीक। इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये 30 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा। लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, दशमलव में नहीं जाना है। कटेगा मतलब ये तो कटेगा ही, लेकिन दशमलव में हमें जाना ही नहीं है। अगर हम दशमलव में चले गए तो ये विषम संख्या में आ जाएगा। तो इसका तो यूँ हो सकता है, भागा देंगे 2 से तो 6.5, ठीक, 6.5 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है, कॉमन बात ये रखना है कि दशमलव में जाना ही नहीं है सम संख्या में, ठीक। ये भी नहीं होगा, 10.5 इसमें भी जाएगा, बट ये होगा नहीं, ये 21 बार में कट जाता है, ठीक। तो जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इससे हमें क्या चीज़ निकल गया कि सम संख्या और विषम संख्या एक ही साथ हम समझ गए। तो सम संख्या हम उसे बोलेंगे जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जैसे 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16 etc etc। इसमें जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं हो, 5, 7, 9, 11, 13, 15 etc। अब आता है मेनली बात जो कि 10वीं की कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जो कि नॉर्मली आप परिभाषा के तौर पर बोल सकते हैं, ऐसा संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो भाई हम नहीं समझे, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ये ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो उसको हम बताएंगे कि यदि हम कोई भी संख्या लिए, कोई भी अंक लिए और उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके और उसका मान उतना निश्चित मान होना चाहिए, निश्चित मान होना चाहिए ना कि वो निश्चित। जैसे कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड कर देंगे तो उसका मान निश्चित नहीं होता है, वे इन्फिनिटी हो जाते। मान लीजिए कि हमें 2 अंक दिया गया है P एंड Q। P को मतलब ये दिया गया है हमें, मान लीजिए कि 2 अंक दिया गया है, एक P एक Q। यदि हम इसे P बाई Q के रूप में लिख दें, ठीक, हमें यही बोलता है परिभाषा कि ऐसा संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मान निश्चित होना चाहिए। इसे तो हम P बाई Q के रूप में लिख दिए, लेकिन इसका मान निश्चित होना चाहिए। उसके लिए निश्चित होने के लिए मात्र एक ही Q का मान हमेशा 0 होना चाहिए। ये चीज़ हमें पता चला इससे। अगर हम क्यों कोई भी अंक दें, अगर उसका मान निश्चित हो जाता है तो परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन 0 देंगे तो हमेशा मान उसका निश्चित नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता है। तो क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या में हमारा आ जाएगा जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो √2 का मान निश्चित नहीं होता है, √5 का मान निश्चित नहीं होता है, √6 का भी मान निश्चित नहीं होता है, √7 का भी मान निश्चित नहीं होता है। अर्थात जिसका मान निश्चित नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और एक बात जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे दे दिया गया हमें 1.3 और इस पर एक लाठी खींच देगा, बोलेगा कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम बोले क्या, जिसका मान निश्चित हो। लेकिन यहाँ पर देखिए इस डंडे का मतलब होता है कि ये बार बार यही संख्या दोहराया जाएगा। 3 है तो 3 3 3 3 आते ही रहेगा। इसको अगर हटा दें तो हम जो है ना यहाँ 3 3 3 3 देते रहेंगे इन्फिनिटी बार, ठीक। तो इस प्रकार से यदि आ जाए दशमलव के बाद एक ही अंक मतलब एक निश्चित अंतराल से बढ़ता जाए तो उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर भी हमें ऐसा दे दिया गया 1.01 1.01 हो गया 001 001, इस प्रकार से अगर जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि निश्चित रूप से बढ़ रहा है तो इसे हम परिमेय संख्या बोल दिए। यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहा है, पहले है 0.1 है तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 0 बढ़ गया, 1 0 यहाँ पर बढ़ गया, तब जाकर आता है 0.1। यहाँ पर भी देखिए 2 0 बढ़ गया, उसके बाद आता है 0.1। अगर इस प्रकार से हो तो इसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है, ठीक। ये था हमारा छोटा से छोटा कण, जिससे मिलकर जो है ना अब आप जो है ना 10वीं के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 को अच्छा से डील कर सकते हैं। और इस प्रकार से समझाया जाएगा कि आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। इस काल्पनिक संख्या को 11th में पूर्ण रूप से दिया गया है। कैसा चले, तो अब चलते हैं प्रश्नावली 1 में। (1.1) में इसमें जाने से पहले एक चीज़ और देखिए, प्रश्नावली 1 में हम तो प्राकृतिक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे ही, ठीक।
इसमें हमें ज्ञात करना है HCF को। ठीक, इसमें क्या ज्ञात करना है? HCF को। HCF को हम गुणनखंड विधि के द्वारा आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें कॉमन बात यह है कि HCF ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, इन्होंने HCF ज्ञात करने के लिए वे अपना नियम दिया। एक तरह से बोलिए ना कि ये नियम दिया नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग को लगाया और दे दिया। जैसे कि आप जानते होंगे, कोई भी पढ़े ही होंगे, कोई भी टीचर दे देता था भाग, हमें भाग बनाने के लिए। ठीक, 4 6 5 6 मान लीजिए इस तरह से दे दिया, कुछ अंक से खाया और मान लीजिए कुछ हमें शेषफल बचा। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए कुछ सूत्र दिया होगा आपको। ये सूत्र ये था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये सूत्र हमारा क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये सब बच्चे में ही सिखा दिया जाता है। ठीक, तो और हम HCF दूसरा कैसे निकालते थे पहले? जैसे हमें दे दिया 5, इसमें डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक, एक बार में खा जाएगा, 2 बार में खा जाएगा 4 1। अब इसको क्या करते थे? ये हमारा क्या हो जाता है? भाज्य, ये भाजक, यहाँ पर जो अंक आएगा वे हमारा हो जाएगा भागफल, ये हमारा शेषफल हो ही गया। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या HCF जो हम गुणनखंड विधि के द्वारा निकालते हैं, यहाँ एक हो गया हमारा शेषफल। ठीक, इसी में क्या किया जाता है? निकालने के लिए आता ही होगा। इसमें क्या जाता है? 2 को फिर भाज्य के रूप में लिख दिया जाता है। भाज्य के रूप में लिख दिए, दोबारा में पूर्ण रूप से खा जाएगा। ठीक, जब हमें भागफल शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर जो होता है भाजक के रूप में, वही हमारा हो जाता है HCF। ठीक, हम पहले महत्तम समावर्तक इस प्रकार से निकालते थे गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक, लेकिन इसने थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाया। क्या हम यहाँ देखिए क्या है, अगर 2 स्टेप इसको मानते हैं, 1 स्टेप और 2 स्टेप मानते हैं इसको, तो पहला स्टेप में ये था भाज्य, है कि नहीं? ये है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप में है। दूसरा स्टेप में यानी कि पूर्ण रूप से जहाँ कट जाता है वहाँ जो होता है ये भाज्य हो गया, ये भाजक, ये भागफल, या शेषफल। तो इसको हम HCF मानते थे कि ये होता ही है, ये HCF होता है। इसको क्या है, इस सूत्र पर बैठा दिया है और मात्र इतना ही बोला है क्या कि यहाँ जो है बराबर के साइड में जो होगा वे अंक हमारा HCF हो जाता है। मात्र इतना ही क्या है, यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि HCF इसका 1 है। ठीक, और यहाँ मतलब ये बोला कि इतना कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हमारे सूत्र के हिसाब से जो बराबर के साइड में जो होगा अर्थात भाजक जो होगा उसको हम मान लेंगे HCF। बस यही किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपना नाम किताब में छपवा लिया, इतना ही काम है। ठीक, इसको मान लिया क्या है, इसको A मान लिया है, इसको P मान लिया है, इसको Q मान लिया है और इसको R मान लिया है। ठीक, यहाँ भाज्य को A मान लिया है, भाजक को यहाँ B हो जाएगा, भाजक को B माना है और भागफल को Q माना है और शेषफल को R माना है। ठीक, और B का मान जो होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ये है परिमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दिया गया कथन। मात्र थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपना नाम किताब में छपवा लिया। तो यही बात जानेंगे। तो अगर बोल देगा ये सूत्र हो गया उसका, किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये सूत्र हो गया और इसी के सूत्र पर हमें बनाना है। अगर हिसाब में परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF को ज्ञात कीजिए और इस विधि ये सूत्र की सहायता से बनाना है हमको। ठीक, इस सूत्र की सहायता से हमें बनाना है और B के स्थान पर जो आएगा, जब शेषफल 0 हो जाएगा और B के स्थान पर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा?
HCF। चलिए आगे जानते हैं डिटेल से। चलिए अब प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं। 1.1 में देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पर बोले ना कि HCF तो हम गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कर ही लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें HCF का ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 1.1 के नंबर 1 का 1 नंबर देखते हैं। उसमें दिया गया है 135 और 225, ये हमें 2 अंक दिया गया है। ठीक, इसको इस दोनों अंक का जो है ना HCF ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो है ना परीक्षा में जो बनाए क्वेश्चन यदि हमें HCF से पूछ दिया गया तो उसमें जो है ना हमारा नंबर नहीं काटे, तो हम जिस प्रकार से बताएंगे उस तरह से बनाइएगा, तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। यदि 2 नंबर में पूछता है, अधिकांश 2 ही नंबर में पूछता है, 2 नंबर में यदि पूछता है तो 2 ही नंबर देगा, 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। क्योंकि इस कहने का मतलब ये है कि बनाने का भी कुछ विधि होता है। जैसे प्रश्न में क्या होता है, जैसे कोई कुछ मांगता है, यानी कि कोई कुछ प्रश्न करता है तब हम उसका उत्तर देते हैं, कोई पानी मांगता है तब उसको पानी देते हैं। उसी प्रकार से हमें प्रश्न कुछ पूछता है तो उसके बाद हम उसका उत्तर देते हैं। तो प्रश्न पूछता है तो ये भी न बोलिएगा कि हमसे कौन पूछा है, हाँ कौन पूछा है, ये भी तो बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि प्रश्न से मतलब प्रश्न ने हमें पूछा, प्रश्न से। ठीक, प्रश्न से लिख दिए। प्रश्न से तो हम प्रश्न को पढ़े तो उसमें हमें बोला कि गया क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें HCF का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से, यह भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। से ठीक, तो हम आए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जिस प्रकार से हमें HCF ज्ञात करने के लिए बोला था उसके अनुकूल निकालना है। तो उससे पहले उसका हमें जो उन्होंने सूत्र दिया था वे सूत्र लिखना है। वे दिया था क्या सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। ठीक, तो देखिए इसमें जो अंक 2 अंक दिया जाएगा देखकर ही पकड़ने के लिए, यूँ तो हम वहाँ बना सकते हैं, यहाँ देखकर ही पकड़ने के लिए A का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो 2 अंक जो दिया गया होगा उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम मान लेंगे A। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, 225। तो 225 को एक स्थान पर लिख देना है। ठीक, उसके बाद B का मान जो बचेगा, जैसे 225 लिख दिए तो यहाँ कौन सा बचा है, 135। ठीक, तो 135 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक, अब चलते हैं, उन्होंने जो चतुर्थ वाला काम किया है उसको हम दर्शाते हैं। उन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, ये चीज़ हम जो है ना आपको सफाया करके दिखा देते हैं। उन्होंने कुछ किया नहीं बल्कि उसी को अपना प्रमेय में दे दिया है, मतलब अपना कथन में दे दिया है, बस इतना क्या है उन्होंने क्या किया है ये चीज़ हम बताते हैं। ठीक, इतना अपना मन से लिख सकते हैं। ठीक, अगर HCF ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में तो आप जो है ना इतना विधि नहीं करना है, आप जो है ना गुणनखंड विधि जो पहले निकालते थे उसी विधि से निकाल करके उसका आंसर मार देना है, ना कि इतना हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो चतुर्थ वाला काम किया है वे चीज़ देखते हैं। 225 में 135 से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कितना बार में खा जाएगा, 2 दफ़े में खिलाते हैं तो हो जाता है 270, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो 1 दफ़े में खा जाएगा। ठीक, यहाँ 0 हो जाएगा,
12 में से 3 जाएगा 9, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको भाज्य मान लिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिए। ठीक, इसमें देखिए यदि 2 बार में खिलाते हैं तो 130 हो जाता है, 80 हो जाता है, तो हमें ये लिखना नहीं है, हो जाएगा एक बार में खिलाएंगे तो 90, यहाँ पर बच जाएगा 5 का 5 और 4। ठीक, उसके बाद इसको भाज्य मान लिया जाएगा, यहाँ पर 2 दफ़े में पूर्ण रूप से कट जाता है। ठीक, जब शेषफल का मान 0 हो जाएगा तो गुणनखंड के विधि के द्वारा यहाँ पर जो होगा उसी को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि यह होता ही है HCF। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर दी सब्जेक्टिव के रूप में 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो इस रूल से बनाना पड़ेगा। यदि इस रूल से बनाइएगा भी तो ये स्टेप वहाँ पर नहीं दिखाना है। अगर दी करना ही है तो रफ कॉपी में कर करके यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर पीछे वाले पन्ना में क्वेश्चन में लिख करके बना करके वे यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ स्टेप वाइज क्या क्या है वे, ये देखिए एक स्टेप मान लिया है इसको, यूक्लिड एल्गोरिथम ने क्या काम किया है, फर्स्ट स्टेप मान लिया, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर दी फर्स्ट स्टेप इतना आता है, इसी में ये क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है, ये भाजक हो जाता है, ये भागफल हो जाता है और ये शेषफल हो जाता है। इसको माना है ए, इसको माना है बी, इसको मान लिया है क्यू और इसको मान लिया है आर। ठीक, तो यहाँ पर स्टेप वाइज लिखते जाता है ये। तो यहाँ पर देखिए ए का मान, फर्स्ट स्टेप वाइज चलना है, तो फर्स्ट स्टेप में ए का मान कितना है 225 लिख दिए। उसके बाद बी का मान कितना है 135 हम लिख दिए, और इसके बीच गुना का संबंध छिपा हुआ है तो हम गुना लिख दिए। ठीक, तो अब देखिए क्यों का मान क्या है, क्या आया है हमारा 1 आया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक, प्लस में आर, शेषफल कितना हो जाता है 90, ये लिख देना है। ये फर्स्ट स्टेप का काम हो गया है। और दूसरा स्टेप में अब आइए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, तो दूसरा स्टेप में देखिए ये बी का ही काम करेगा, क्योंकि ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये बी बन जाएगा दूसरा स्टेप में। तो दूसरा स्टेप पकड़ लेना है, उसमें देखिए ए इसको ये हो जाएगा हमारा, तो 135 लिख देंगे। ठीक, 135, यहाँ भाजक का काम करेगा 90, और इसमें हम यहाँ पर क्या आ जाता है, एक आ जाता है, एक दे दिए, प्लस यहाँ पर हमारा 45 आ जाता है। ठीक, अब ये सेकेंड स्टेप का काम हो गया। अब थर्ड स्टेप में चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ए का मान 90 हो जाएगा। ठीक, बी का मान 45 और क्यू का मान 2 और शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया। इन्होंने यहाँ से तो हमें गुणनखंड विधि के द्वारा यहाँ पर पता चल ही गया कि इसका मान HCF का मान हो जाएगा 45। इन्होंने क्या किया कि बोला कि बराबर के साइड में जो आएगा अंक, यानी कि भाजक का जो मान होगा वे हमारा हो जाएगा HCF। इन्होंने ये चीज़ बोला, और क्या क्या सारा चीज़ वहाँ से ही उतार दिया है। यहाँ पे जांच करने का विधि जो बच्चे में पढ़ते थे वही रूल अपनाया है, सेम टू यू। ठीक, तो ये इन्होंने यहाँ पर जो बराबर के साइड में जो आता है उसको मान ली, ये हो जाता है हमारा CF। ठीक, ये आपने कैसे सीखा, इससे स्टेप बाय स्टेप लिखने के बावजूद ये चीज़ आपने सीखा। ठीक, तो यदि आप बनाना चाहते हैं कि हम ये स्टेप ना करें, डायरेक्ट हम बना दें, तो आपको मन में ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका। लेकिन यहाँ पर देखिए हम कुछ ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले जो होगा यहाँ क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिख लेना है एक स्थान पर, और बी के स्थान पर दूसरा जो बचेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर उतना से गुना करना है कि इससे, यानी कि 225 से बड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि छोटा में ही रह जाना चाहिए। इसमें गुना कर देंगे। गुना करने के बाद देखिए अगर 2 से हम गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है 270 225 से बड़ा हो जाता है, जिस कारण से हम
दो से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर होगा तो चलेगा, लेकिन इससे बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 1 से गुना कर दिए। ठीक, उसके बाद जब करेंगे तो इसमें इससे घटा देंगे, जो होगा वहाँ यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे कि अब वहाँ स्टेप वे तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें वे स्टेप किए बिना हमको इसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर अब क्या आएगा एक स्थान पर, तो हम बताते हैं। यहाँ पर जो भाजक के रूप में होगा उसको उठा करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक, और शेषफल में जो होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। क्या बोले, भाजक के रूप में जो होगा, भाजक के स्थान पर जो होगा उसको उठा करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक, उसके बाद जो शेषफल के स्थान पर होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। अब वही काम करना है जो स्टेप हम यहाँ पे किए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं कि इससे बड़ा नहीं हो उतना से गुना करना है, इससे बड़ा नहीं हो इसमें उतना से गुना करना है, वही काम करना है। 135 से कितना से गुना करें कि इससे बराबर हो जाए, कम हो जाए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 से करते हैं तो 180 हमें प्राप्त होता है, जो कि 135 से बड़ा है। तो 1 से हम इसमें गुना करेंगे तो ना ही उससे 135 से बड़ा होगा और छोटा ही रह जाएगा। तो जब 1 से गुना करेंगे तो 90 का 90 रहेगा, और 135 में 90 को घटा देंगे। उसके बाद घटाने के बाद जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ करना है, हम तो वे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पर जो भाजक के रूप में है उसको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पे जो भाजक के रूप में है उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ जो शेषफल में जो है उसको यहाँ पर लिख देंगे बी के स्थान पर। एक स्थान पर भाजक को लिख देंगे, बी के स्थान पर शेषफल को लिख देंगे। अब वही काम करना है, इसका बराबर हो जाए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब इस कंडीशन को अपनाएंगे तो देखिए 2 से गुना करते हैं तो पूर्ण रूप से कट जाता है। जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर भाजक के स्थान पर जो होता है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता के नियमानुकूल एचसीएफ का मान हो जाता है। बस ये हम आपको ये बताएं कि वह कैलकुलेशन नहीं करना पड़े और आप यहाँ पूर्ण रूप से अपना से बना सकते हैं समय बचाने के लिए। ठीक, अब नंबर 2 में चलते हैं। अब आशा करता हूँ कि हमें इतना स्टेप का प्रयोग ना करना पड़े, शॉर्टकट में हम निकल जाए। तब पर भी बता देंगे समझाने के लिए। 2 नंबर में क्या है हमारा, देखते हैं। एक 196 और 38,220 हैं। ठीक, तो हम क्या बोले थे, पहले लिख देना है प्रश्न से सॉल्यूशन देकर प्रश्न से लिख देना है, प्रश्न से। ठीक, अब जो पूछ रहा है तो हमें से कौन पूछ रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछ रहा है, उसके सहायता प्रश्न पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से देने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र है उसको लिखना है, पहले उसका नाम लिखना है, यूक्लिड से। ठीक, तो उसका सूत्र जो दिया है वे A बराबर B क्यों प्लस R। ठीक, अब हम क्या बोले थे, इसमें प्रश्न में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम एक स्थान पर लिख देंगे। ठीक, लिख दिए। अब जो बच जाएगा उसको हम B के स्थान पर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक, इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो है ना यहाँ पर आपको करके दिखा देते हैं, फिर से हम उसको समझा देंगे। ठीक, यहाँ देखिए क्या दिया है, 38,220। ठीक, कितना से डिवाइड किया गया, 196 से कितना में खा जाएगा, 1
क्या हो जाएगा 6 8 1। ठीक, अब यहाँ पर 2 उतर जाएगा। उसके बाद देखिए कितना बार में खा लेगा, 9 से। ठीक, डिवाइड कर 9 से उसी में गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है 9 6 के 54, 54 का 4 बाकी बच गया 5, 9 9 81, 81 5 86, 86 में बच गया 8, 9 8 17। ठीक, यहाँ पर देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब देखिए कितना देर में खा लेगा, लगाइए दिमाग, ने से 5 बार में हो जाएगा। ठीक, 6 पंचे 30, बाकी 3, 45 3, 48 बाकी 4, 5 4 9, पूर्ण रूप से कट गया। ठीक, अब यहाँ से देखना है, ये तो एक ही स्टेप में हो गया है, एक ही स्टेप में हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से कटने के बाद नहीं हम उधर इसको हम भाज्य मानते, ये ऐसा तो नहीं हुआ। इसमें देखिए शेषफल हमारा शून्य एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, इसको तो हम एक स्थान पर लिख ही दिए, पहले बी के स्थान पर भी 196 लिख दिए। अब देखिए क्यों के स्थान पर क्या आया हमारा 195, 195 हम लिख दिए यहाँ पे। अब शेषफल में क्या आया हमें शून्य, शून्य लिख दिए। जब हमें यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाता है, ठीक, जब हमें यहाँ शून्य प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर भाजक के स्थान पर जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है, HCF हो जाता है। तो ये लिख देंगे, इसीलिए HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 196। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में कितना है, पहले इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर बता देते हैं। अब शॉर्टकट विधि में बताएंगे इतना, अब वे स्टेप नहीं करना है क्योंकि अपना से बनाना है। नंबर 3 में क्या है, और ठीक, जिस विधि से बताएं अब उसी विधि का प्रयोग करेंगे, इतना समय नहीं है। पहले लिख देंगे प्रश्न से। ठीक, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका सूत्र जो है वे लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R। ठीक, उसके बाद ये हम लिख दिए, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको हम एक स्थान पर लिख देंगे। ठीक, लिख दिए। उसके बाद जो बचा है उसको हम B के स्थान पर लिख देंगे, गुना कर दिए। अब जो है ना शॉर्टकटली करना है। देखिए 2 से अगर गुना करते हैं तो हमारा 400 आता है, 510 आ जाएगा। ठीक, तो नहीं होता, बहुत कम हो जाता है। तो अगर 3 से करते हैं तो देखिए क्या होता है, 3 से करेंगे तो 3 5 15 बाकी 1, 15 1 16 बाकी 1, 6 1 7, ये लगभग चला जाता है। 100 का डिफरेंस है, 102 का। ठीक, चलने वाला 102 का डिफरेंस है, देख लीजिए, घटाइएगा 102 यहाँ पर लिख देंगे, जो शेष बचेगा इसको घटाने के बाद। ठीक, तो अब क्या करना है, हम क्या बोले थे, भाजक के स्थान पर जो है उसको हम एक स्थान पर लिख देंगे, शॉर्टकट बनाने का नियम। ठीक, उसके बाद यहाँ शेषफल में जो है उसको हम B के स्थान पर लिख देंगे। ठीक, आप इसमें गुना कीजिए। अगर यदि 1 से गुना करेंगे तो बहुत कम हो जाता है, 2 से गुना करते हैं तो 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा।
तो आराम से कट जाएगा, 3 से करेंगे 300 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक, कितना हो जाता है 204, 204 इसमें से घटाइए तो क्या हो जाएगा हमारा 51 बचता है, 51 बचता है। ठीक, अब फिर से वही काम करना है, भाजक के स्थान पर जो है उसको हम भाज्य के स्थान पर लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद जो शेषफल के स्थान पर है उसको हम भाजक के स्थान पर यानी कि बी के स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद इसमें कितना से गुना करेंगे, अगर देखिए यहाँ पर 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 102 और जो इसके बराबर हैं पूर्ण रूप से कट जाता है। ठीक, यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाएगा, हमारा शून्य प्राप्त होगा। जब यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाता है तो भाजा करने की बी के स्थान पर जो होता है वे हमारा एचसीएफ हो जाता है, इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू 51। अब यहाँ तक ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि आप सबका भी एक क्वालिटी है कि अधिक लंबा वीडियो होता है तो उसको नहीं देखते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।